हाँ सुनिए, देखिए बात ये है कि लास्ट क्लास में हम लोग वेक्टर का कंपोनेंट तोड़ना सीख रहे थे और उसमें हमने देखा था कि अगर कोई वेक्टर ए है और वो अभी फिलहाल वाई एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है ना। तो इसका अगर हमको कंपोनेंट तोड़ना है एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग, तो हम इसके हेड से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट होगा वो शकल से ऐसा ना दिखेगा, इसका ना बोला जाएगा वेक्टर ए का कौन सा कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट। याद आया? बोलिए। वाई एक्सिस में अगर आपको कंपोनेंट तोड़ना है तो आप इसके हेड से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और बच्चों ये हो जाएगा ए का कौन सा कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हमने कोड याद किया था। कोड ये था कि थीटा की तरफ तो क्या यूज करते हैं, कॉस यूज करते हैं, और अगर हम थीटा से दूर जाते हैं तो हम यूज करते हैं साइन। थीटा की तरफ तो कॉस और थीटा से दूर तो क्या, हम साइन यूज करते हैं। तो आप बताइए कि एक्स कंपोनेंट तोड़ने के लिए आपको थीटा से दूर ना जाना पड़ रहा है? नहीं समझ रहे हो? एक्स कंपोनेंट इधर ना है, तो एक एक्स कंपोनेंट तोड़ने के लिए तुमको ऐसे घूमना पड़ रहा है, थीटा से दूर जाना पड़ रहा है, तो तुम लिखोगे हाँ, पहले जिसका कंपोनेंट तोड़ा जाता है उसका मैग्नीट्यूड तो लिखा जाता है। और आप जानते हैं कि वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर साइन हटा दीजिएगा तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद हो जाएगा एक्स कंपोनेंट तोड़ने के लिए हम कहाँ जा रहे हैं, थीटा से दूर जा रहे हैं, तो थीटा से दूर जाते हैं तो साइन नहीं यूज करते हैं, तो हम साइन थीटा लिखेंगे। लेकिन जब आपको वाई कंपोनेंट तोड़ना है तो वाई कंपोनेंट के लिए तुम थीटा की तरफ घूम रहे हो और थीटा की तरफ घूम रहे हो तो क्या यूज करोगे, कॉस यूज करोगे, और ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। फिर हमने देखा था कि कंपोनेंट का मतलब होता है इफेक्ट। क्या मतलब होता है? हाँ, कि ये जो वेक्टर है एक्चुअली ना ही पूरी तरीके से एक्स में है ना ही पूरी तरीके से वाई में है। देखा जाए तो वो थोड़ा एक्स की तरफ भी झुका है और थोड़ा वाई की तरफ भी झुका है। तो सवाल है कि इसका एक्स में कितना इफेक्ट आएगा, तो एक्स में इतना इफेक्ट आएगा। वाई में कितना इफेक्ट आएगा, तो वाई में इतना इफेक्ट आएगा। अच्छा बताइए किस डायरेक्शन में इस वेक्टर का इफेक्ट ज्यादा है? एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि ये एक्स की तरफ थोड़ा ज्यादा झुका हुआ नहीं दिख रहा है। अरे बोलिए ना, अगर एंगल की बात की जाए तो ये एंगल छोटा होगा और ये एंगल, मैंने कहने का मतलब वाई से दूर है, एक्स के थोड़ा करीब है, तो ये जिसके करीब होगा उधर इफेक्ट ज्यादा आएगा। तो इसीलिए एक्स कंपोनेंट आपको लेंथ से भी पता चल रहा होगा कि ज्यादा है, ये छोटा है। ठीक है, इफेक्ट देखा था। एक और चीज हमने देखा था कि 90 डिग्री पे इफेक्ट कितना हो जाता है, और मैंने एक प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाया था कि कैसे वेक्टर का इफेक्ट 90 डिग्री तक आते आते जीरो हो जाता है, याद है? लेकिन जब हमने तिरछा किया था तो ये मूव करने लगा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अब ये एंगल 90 डिग्री नहीं रहा, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आ ही जाएगा, और उसी इफेक्ट की वजह से ये मूव कर गया था। अब आगे, ठीक है, आगे बढ़ने पर एक बहुत ही भयंकर किस्म का हमको क्वेश्चन दिखा है। क्वेश्चन में टोटल कितनी फोर्सेस है बताइए? बहुत बढ़िया से समझ लेना, ये एक प्योर फिजिक्स का क्वेश्चन है। कितनी फोर्सेस है बताइए? 4 फोर्सेस, सबका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट। एक का 10 न्यूटन, मैंने ठीक है इसका भले सेम है, लेकिन बाकी 20 न्यूटन और 6√2 न्यूटन नहीं है। डायरेक्शन भी सबका डिफरेंट, एक इधर लग रहा है, एक इधर तिरछा लग रहा है, एक उधर लग रहा है कि नहीं? तो मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट, डायरेक्शन भी डिफरेंट, और कह रहा है कि नेट फोर्स बताइए। नेट फोर्स बताने का मतलब हुआ इन चारों को जोड़ के बताइए कि क्या रिजल्ट आएगा। तो पहले तो ये बताओ कि अगर फोर्सेस को ऐड करोगे तो रिजल्ट में भी तुमको एक फोर्स ही ना मिलेगा। हाँ, तो वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा, ये सब आपको बताना है। अब देखिए हम क्या क्या कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि हम किसी दो को जोड़े, जो मिलेगा उसमें हम तीसरे को जोड़ेंगे। बोलिए। फिर जो मिलेगा उसमें हम चौथे को जोड़ेंगे। तो ये तरीका आपको आसान लग रहा है क्या? कौन से दो को पहले जोड़ा जाए? मान लीजिए हमने इन दोनों को पहले जोड़ लिया तो रिजल्टेंट ऐसा ना आएगा, और ये एंगल कितना होगा, 18.5 डिग्री। जा 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 जा, अरे 10 न्यूटन 10 न्यूटन, तो रिजल्टेंट बीचों बीच ही ना आएगा। तो 37 डिग्री का आधा होता है 18.5। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, √10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, याद है? प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कॉस 37 डिग्री। बोलो, अब वो सब करने के बाद कुछ आएगा मैग्नीट्यूड, इधर आएगा 18.5 डिग्री। अब इसमें हम इसको जोड़ेंगे, तो फिर अब हम लोग लगाएंगे कौन सा लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। तो कुछ अब रिजल्टेंट जो होगा वो कुछ इधर की तरह, तुमको समझ में आ रहा है?
अब ये होता है, ये तो गंदा सा रिजल्ट आया होगा, फिर इसमें ये एंगल भी यार अजीब अजीब सा है, मिला जुला के हमको लग रहा है कि हमको सरेंडर कर देना चाहिए। दिस तरीका इज नॉट अ वेरी अच्छा तरीका, ठीक है। हमको, हमसे तो नहीं होगा, तुमको मन करे तो इस तरीके से करना है। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है लॉ ऑफ पॉलीगन लगाया जाए, यानी खिसका खिसका के लाया जाए। तो बाबू तो कैसे खिसकाओगे? तब इसको उठाओ, इसको उठा के ले आओ। सुनने में ये तरीका तुमको बड़ा सिंपल लग रहा होगा, लेकिन ये आसान तरीका, पता है क्यों आसान नहीं है? क्योंकि अगर ये 10 न्यूटन के फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी अगर 10 न्यूटन के फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका लेंथ एग्जैक्टली इसके बराबर होना चाहिए। बोलो, यानी एकदम तुमको स्केल से नाप के 1 मिलीमीटर भी इधर उधर तुम नहीं कर सकते हो, नाप के इतना ही लंबा यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर तुमको इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि एकदम ये 37 डिग्री हो, 1 डिग्री भी ऊपर नीचे हुआ सब गड़बड़ हो जाएगा। अरे बोलो ना, अब इसको मान लो लॉग, और फिर उसको उठाएंगे, ले आके रखेंगे, तो इसका लेंथ एग्जैक्टली इससे डबल होना चाहिए, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड इससे डबल है। फिर उसको अब इस तरीके से ले आएंगे कि वो हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री पर हो, 1 डिग्री भी इधर उधर नहीं। आप समझ रहे हैं? फिर इसको उठाइए, अभी तो और अजीबो गरीब है साला, 6√2। √2 का वैल्यू हमको याद ही नहीं है। तुमको याद है √2 का वैल्यू? याद है? कह दो हमको याद है। 1.414 बस होता है, वो और इनफाइनाइट प्लेसेस तक जाता है। तो एग्जैक्ट इसका लेंथ कितना होगा हमको पता ही नहीं है, तो लेंथ ही नहीं पता तो हम ड्रॉ क्या करेंगे? आप समझ रहे हैं? फिर भी मान लो मोटा मोटी पता कर लिए, फिर उसको ले आके रखना यार, और फिर उसके बाद पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से मिलाना। हमको लग रहा है कि ये भी कोई आसान तरीका तो नहीं है। ये अगर सुनने में भले अच्छा लग रहा होगा कि सर सेम ऑर्डर में सजाइए, पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से मिला दीजिए, लेकिन आप करके देखिएगा, खिसकाते खिसकाते आप खिसक जाइएगा, है कि नहीं? तो दिस इज नॉट ऑल्सो अ वेरी अच्छा तरीका, ठीक है। अब क्या करे भाई? तो अब काम आएगा ब्रह्मास्त्र। उस ब्रह्मास्त्र का नाम है कंपोनेंट तोड़ना। और सुनो, 1 मिनट इधर, सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं क्या? सब लोग देख रहे हैं, चलो बढ़िया है। मैं कह रहा हूं कि जब भी कभी कोई आड़ा तिरछा वेक्टर तुमको मिल जाए, आड़ा तिरछा का मतलब समझ रहे हो ना? वो एक्स में हो ना वाई में हो, तिरछा हो, मार के उसका कंपोनेंट तोड़ देंगे हम। अब आप बताइए, इन 4 फोर्सेस में ये फोर्स कहाँ है? तो इस पहले ही से एक्स की तरफ है, तो इसका हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ये तिरछा है कि नहीं, इसका ही कंपोनेंट तोड़ देंगे। तो एक कंपोनेंट आएगा एक्स में, एक जाएगा वाई में। इस क्वेश्चन को बढ़िया समझ लेना। तो समझ लो कि वेक्टर का 90% चीज जो हम आगे चल के यूज करने वाले हो, वो तुम बस एक क्वेश्चन से समझ जाओगे, ठीक है। ये भी तिरछा है, तिरछा है, तो इसका भी हम कंपोनेंट तोड़ डालेंगे। ये भी तिरछा है, इसका भी जो तिरछा मिलेगा कंपोनेंट तोड़ देंगे। सही है? हाँ, अब आइए देखते हैं हम क्या कंपोनेंट तोड़ेंगे और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो मेरा मकसद है हर फोर्स को नाम देना। क्या नाम देना? माने सॉरी, क्या करना? नाम देना। चलिए, इस फोर्स को नाम दिया जाए, क्या बताइए? F1 नाम दिया जाए। इस फोर्स को क्या नाम दिया जाए बाबू? F1 नाम दिया जाए। अब मैं इस फोर्स को लिखना चाहता हूं वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में लिखने का मतलब हुआ मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। बोलो ना, मैग्नीट्यूड के साथ साथ तुमको क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। हाँ ठीक है, बताओ मैग्नीट्यूड कितना है इसका? 10 न्यूटन। और इसका डायरेक्शन किधर है? एक्स एक्सिस की तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है। तो क्या लिखा? 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। लेकिन यार मैं ये अलोंग एक्स एक्सिस लिखने के मूड में नहीं हूं, और क्या कर सकता हूं? तो क्या मैं यहाँ बगल में आई कैप लिख दूं? हम ये बात जानते हैं ना कि अगर आपको कभी वेक्टर बनाना रहे तो बाबू आप उसका मैग्नीट्यूड और बगल में आप एक यूनिट वेक्टर लिख दीजिएगा। यूनिट वेक्टर्स आर यूज्ड फॉर डायरेक्शन। जब भी जीवन में हम कभी यूनिट वेक्टर यूज करेंगे, बस एक ही काम के लिए करेंगे। किस काम के लिए? डायरेक्शन के लिए। सही है? तो आप बताइए, वो यूनिट वेक्टर जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ यूज होता है, उसका नाम क्या है? ये एक साइन बोर्ड की तरह होता है। आई कैप देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि फलानी चीज किधर है,
एक्स एक्सिस की तरफ है, माने 10 न्यूटन का फोर्स किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ है ना बाबू। बताओ तो थोड़ा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर हम यूज करते हैं वो कौन सा होता है, जे कैप। जैसे एक्स के बाद वाई आता है वैसे आई के बाद जे आएगा। और तुम बताओ कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस की तरफ तो के क्या है, कौन बताएगा, माइनस एक्स की तरफ क्या यूज होगा। अरे एक्स एक्सिस में भी दो डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ यूज होता है आई कैप, तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ यूज होगा माइनस आई कैप। नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस की तरफ माइनस ए कैप, एंड नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस की तरह हाँ माइनस के कैप हम यूज करेंगे। सही है, तो ये आपको समझ में आइए मैंने किया क्या, मैंने बस इस फोर्स का नाम लिख दिया वेक्टर फॉर्म में। ये मैंने मैग्नीट्यूड लिखा, अब बगल में मैंने डायरेक्शन के लिए एक यूनिट वेक्टर लिखा, यूनिट वेक्टर। चलिए सही है, अभी हम इसको भी नाम देते हैं, इसका नाम हम लिख देते हैं F2। अब F2 को भी हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, समझ रहे हो क्या करना है यार। तो मैं लिखता जरूर, लेकिन मैंने देखा कि ना ये x में है ना ये y में है। अगर मान लो ये इधर ना हो के पूरी तरीके से इधर होता तो मैं क्या कर देता, 10 न्यूटन जे कैप लिख देता। अगर ये इधर ना हो के इधर होता तो, लेकिन अभी तो इधर है, तो हम क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे। तो बताइए एक कंपोनेंट जो टूटेगा इसका वो इधर होगा कि नहीं, बोल नहीं रहे हो तुम, हाँ। और एक कंपोनेंट जो टूटेगा वो इधर होगा कि नहीं, आप समझ रहे हैं। यानी इसको तोड़ के हमने दिस एंड दिस लिख दिया। मतलब ये हुआ कि अगर इसको और इसको जोड़ देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। अरे बोलो, इसको और इसको जोड़ देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। तो आइए हम इस F2 का नाम लिखने की कोशिश करते हैं। बताइए F2 जो है ये इसको और इसको जोड़ के ना मिलेगा। तो आइए पहले हम इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम लिखते हैं। तो ये क्या है, इस फोर्स का x कंपोनेंट ही तो है, क्यों नहीं बोल रहे हो। अरे क्या है, x कंपोनेंट ही तो है। तो हम लिखेंगे 10 एक मिनट में फिर से, कंपोनेंट किसका तोड़ना है, किसका तोड़ना है, इसका 10 न्यूटन का ना तोड़ना है, किसका तोड़ना है, इस 10 न्यूटन के फोर्स का तोड़ना है कंपोनेंट। तो इसका कंपोनेंट जो इधर की तरफ टूटेगा उसके लिए आप क्या लिखिएगा, पहले जिसका कंपोनेंट तोड़ रहे हो उसका मैग्नीट्यूड तो लिखोगे ना रे भाई। और तुम थीटा की तरफ घूम रहे हो तो क्या यूज करोगे, तुम कॉस यूज करोगे, लिखोगे कॉस कितना डिग्री, 37 डिग्री। लेकिन रुकिए एक मिनट, अभी तो बस हमने खाली इसका मैग्नीट्यूड लिखा है, जबकि एक वेक्टर है तो इसके डायरेक्शन का भी जिक्र करना पड़ेगा। एंड यू नो कि इट्स डायरेक्शन इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंड दैट यूनिट वेक्टर विच इज यूज्ड अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज आई कैप। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे आई कैप से। कहा जाने तुमको समझ में आया कि नहीं, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 10 cos 37 डिग्री, ये समझ में आया। और डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है तो बगल में आई कैप नहीं लगा देंगे। तो क्या ये F2 है, F2 थोड़े है, इसमें इसको जोड़ेंगे तब ना F2 मिलेगा। यानी आइए अब हम इसमें इसको जोड़ते हैं। तो बताइए इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, हम थीटा से दूर जा रहे हैं तो हम यूज करेंगे साइन, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा बताइए 10 न्यूटन और साइन 37 डिग्री ना रे बाबू। इसका डायरेक्शन किधर है, किधर है बताओ, बता नहीं रहे हो तुम लोग। वाई डायरेक्शन में तो क्या यूज होगा, जे कैप यूज होगा, समझ में आया। अब हम जानते हैं कि अगर ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, नहीं जानते होगे तो कहीं धीरे से लिख लेना कि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो 3 के सामने वाला 37 होता है, 4 के सामने वाला 53 होता है। बोलो बच्चों, क्योंकि साइन 30 डिग्री याद है हमको, कॉस 30 डिग्री याद है, कॉस 60 डिग्री याद है, साइन 60 डिग्री याद, ये 37 तो याद नहीं ना है। तो 37 हमको उस ट्रायंगल से देख के पता चलेगा। आप बताइए 10 न्यूटन तो खैर आप पहले फिलहाल छाप दीजिए। हाँ, और आप बताइए कॉस 37 कितना होगा,
कॉस का मतलब होता है बेस बाई, बोलिए बोलिए, बेस बाई। देखिए यही होता है ना, यही होता है। मैं जब पूछ रहा हूं कि कॉस का मतलब क्या होता है तो सबको बोलना चाहिए ना, क्यों कुछ लोग नहीं बोलते हैं? क्या, किस वजह से? शर्म की वजह से। तो कहीं घूंघट उंगट में आते हो तब धीरे धीरे उठा के बता देना, इतने शर्मा रहे हो तो आपको बोलना चाहिए ना। जब मैं पूछ रहा हूँ कॉस क्या होता है, इसका मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आप बताइए। यहाँ मैं आपको जज थोड़े कर रहा हूँ कि आपको आता है कि नहीं आता है, लेकिन जब आप रेस्पॉन्स दीजिएगा तो लगेगा कि हाँ, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, चाहे बताना चाह रहा हूँ, वो आप समझने में इंटरेस्टेड हैं। आप नहीं बताइएगा, मुझको लगेगा आप इंटरेस्टेड नहीं है। क्या जी? हाँ, तो बताओ कॉस का मतलब क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस होता है। बेस बाई हाइपोटेनस। एनर्जी बचाते हो क्या? एनर्जी बचाते हो। बेस बाई हाइपोटेनस। बताइए 37 के लिए बेस कौन है? 4 है, और हाइपोटेनस कौन है? तो क्या हम यहाँ पर 4/5 लिखें? अब बगल में आई कैप छाप दे, प्लस लिख दें, 10 न्यूटन लिख दें, और साइन 37 3/5 होगा, क्योंकि साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, एंड फॉर 37 3 इज परपेंडिकुलर। हाँ, और 5 तो सबके लिए हाइपोटेनस है, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना रे? 3/5 का हो जाएगा जे का। अभी तुम बताओ 5 से 10 दो बार में कटेगा 8 न्यूटन आई कैप आया कि नहीं? अब बताओ कट कूट के 6 न्यूटन जे कैप हुआ कि नहीं? आप समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हमने F2 का नाम लिख दिया इसके कंपोनेंट्स के टर्म में। जा जा जा, डायरेक्ट नहीं लिखा मैंने F2 का नाम, मैंने लिखा F2 जो होगा वो इसको और इसको जोड़ के बनेगा। सही बात है, तो ये ही F2 है। अरे क्या बोलते हो? तुमको कभी अगर मैग्नीट्यूड निकालने का मन करे तो याद है लास्ट क्लास में हम मैग्नीट्यूड निकालना सीख रहे थे। अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तुम अंडर रूट 64 अब प्लस 36, अंडर रूट 100 नहीं आ गया, एंड अंडर रूट 100 कितना होता है? नहीं आ गया 10 न्यूटन। सही है बाबू। चलिए अब ये सेम काम हम इसके लिए करेंगे, और इसका नाम हम लोग कुछ देते हैं। क्या, बोलो ना जल्दी। F3 नाम दें, लेकिन हमारा मकसद तो F3 को एकदम वेक्टर फॉर्म में ना लिखने का है। अब बाबू ये अगर पूरी तरीके से इधर होता तो लिख देते डायरेक्ट, ये पूरी तरीके से इधर होता तो लिख देते डायरेक्ट, लेकिन ये भी तो तिरछा है। और जब तिरछा होगा तो हम क्या करेंगे? हम इसका, बोलो, कंपोनेंट तोड़ देंगे। कंपोनेंट तोड़ देंगे। बताइए इसका एक कंपोनेंट किधर टूटेगा? किधर टूटेगा? किधर? कौन आके इधर ड्रॉ करेगा? कौन इसका कंपोनेंट तोड़ेगा? बोलो। तुम लोग ना, तुम एक बार थोड़ा इधर कहाँ दे, तुम लोग उठाओ, बढ़िया से हाथ उठाओ, और तुम लोग एक बार देख लो अपने आप को। आज नहीं यार, गार्जियन कहाँ है? ये हमारे समाज का हमको लग रहा है कि बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। हमेशा लड़कों की पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। घर में अगर एक बेटा है एक बेटी है, तो जब बेटा मैट्रिक करता है तो कोशिश किया जाता है कि उसको खूब दूर भेज दिया जाए, चाहे जितना सुविधा। लड़कियों की पढ़ाई पे कम ध्यान दिया जाए। हमको लगता है ये चीज़ जिस दिन उल्टा हो जाएगा ना, हमारा देश सुधर जाएगा। आओ, मैं चाहूंगा इधर ही से कोई आकर ड्रॉ कर। तुम ड्रॉ करेगी? तुम उस दिन भी ड्रॉ की थी। अच्छा आओ, जाओ ड्रॉ करो। ये 2 कंपोनेंट तोड़ेगी। अब ये भी समझना है कि कंपोनेंट किस किस डायरेक्शन में टूटेगा। ठीक है, वाह, रुको रुको रुको। ताली बजाइए। ठीक है, वेरी गुड। सुनिए, पहले एक बात बताइए, ये जिस क्वाड्रेंट में होगा उसी क्वाड्रेंट में ना इसका कंपोनेंट टूटेगा। तो एकदम सही है, एक कंपोनेंट इधर की तरफ टूटेगा, वो इतना बड़ा होगा, और एक कंपोनेंट इधर की तरफ टूटेगा, इतना बड़ा होगा। बोलिए जल्दी।
अब ये F3 बच्चों इसको और इसको जोड़ के ही ना मिलेगा। तो आइए हम नाम अब लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले बताइए इसका नाम क्या होगा। तो पहले बताइए जिसका कंपोनेंट तोड़ना है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो हम लोग यहाँ 20 न्यूटन लिखे हैं और बाबू हम 53 की तरफ ना घूम रहे हैं, नहीं बोल रहा है सब, 53 की तरफ घूम रहे हैं। तो जिसकी तरफ घूमते हैं उसके साथ यूज करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ cos 53 डिग्री। ये तुमको समझ में आया क्या? अच्छा काम खत्म हो गया। अभी तो हमको ये भी बताना है कि ये किस डायरेक्शन में है, और ये है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड द यूनिट वेक्टर विच इज यूज्ड अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज क्या? माइनस है क्या? सॉरी माइनस है क्या? तो हम लोग यहाँ पर देखो लिखेंगे क्या बताओ, माइनस है क्या? क्लियर है? हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा लेकिन अभी खाली F3 ना लिख रहे हैं तो खाली ये लिखने से काम चलेगा कि इसमें इसको भी जोड़ना पड़ेगा। इसको और इसको जोड़ोगे तब ना ये मिलेगा। चलो ठीक है, तो अब हम इसी में लिखेंगे क्या बच्चों, प्लस। बोलो इसका एक कंपोनेंट अब इधर टूट रहा है तो ये हो जाएगा आपका 20 न्यूटन, और हम थीटा से दूर जा रहे हैं तो थीटा से दूर जा रहे हैं तो यूज करेंगे साइन। तो ये हो जाएगा साइन 53 डिग्री। बोलिए और ये डायरेक्शन कौन सा है? चलो बोलो डायरेक्शन कौन सा है? y एक्सिस है। तो कौन सा यूनिट वेक्टर यूज होता है? तो हम यहाँ जे कैप लिख दे बच्चों। चलो ठीक है, अब बताओ ये 20 न्यूटन तो खैर रहेगा। cos 53 क्या होगा जी? cos का मतलब होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो 53 के लिए बेस कौन है? 3 है, और हाइपोटेनस कौन है? 5 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3/5। अच्छा माइनस साइन को हम सामने लेके चले जाएं क्या? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस साइन को हम लोग चलिए सामने ला देते हैं और यहाँ आई कैप हो जाएगा। चलो ठीक है, प्लस 20 न्यूटन को तो हम वैसे ही छापेंगे फिलहाल। और साइन 53 कितना होता है? तो 53 के लिए परपेंडिकुलर 4 होगा और हाइपोटेनस 5 होगा। साइन का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है ना, तो हो जाएगा 4/5 और ये हो जाएगा आपका जे का। क्या बोलते हो? चलो अब काट कूट के बताओ तो कितना आ रहा है? तो ये 4 बार में नहीं कटेगा। 4 3 12 हो गया, 12 न्यूटन आई के आई ये भी तो 4 बार में ना कटेगा, लेकिन 4 चौका 16 तो प्लस 16 जे। ये तुमको समझ में आ रहा है? ठीक है, न्यूटन में होगा ये भी 16 न्यूटन जे का। क्लियर? चलिए अब एक कौन बच गया बताइए? ये बच गया, तो इसको भी नाम कुछ हम लोग F4 दे दें। और बच्चों तब इसका भी तो 2 कंपोनेंट टूटेगा ना। इसका 2 कंपोनेंट मैं चाहूंगा कि इधर से कोई आके इधर सामने तोड़ के, नहीं इधर लोग, इधर वाले तुम तोड़ेगा, तुम आ जाओ। रुके जस्ट लिसन टू मी फर्स्ट। हाथ नहीं टच होना चाहिए, पेन टच होना चाहिए। रुकिए 1 सेकेंड। हाँ चलिए। कहाँ चल गया तुम? रुक जा रुको 1 सेकेंड रुको अभी। चलो करो। हाँ तो तीर लगाओ ना, तीर। अरे तो कंपोनेंट भी तो वेक्टर होता है, तो उसके पास एरो होना चाहिए। ठीक है, सही जा रहे हो। अच्छा छोड़ो ना, जाओ। हाँ करो। गड़बड़ कर दी। रुक जाओ। तो इसका एक कंपोनेंट इधर टूटा है तो एक कंपोनेंट नीचे ना टूटेगा। तो हाँ तीर का डायरेक्शन। चलिए ठीक है, बैटरी चाहिए? अच्छा ठीक है। बात यह है कि ठीक है, मैं थोड़ा और ठीक से ड्रॉ कर दूं, हालांकि उसने सही ड्रॉ किया है। बात यह है बच्चों कि ये जो वेक्टर है वो इधर ना है। अरे तो ये जिस क्वाड्रेंट में है उसी क्वाड्रेंट में ना इसका कंपोनेंट भी टूटेगा। तो ये कंपोनेंट इधर टूटेगा और ये कंपोनेंट इधर टूटेगा। तो जो कंपोनेंट इधर टूटेगा वो मेरे ख्याल से इतना बड़ा होना चाहिए, और जो कंपोनेंट इधर टूटेगा वो मेरे ख्याल से इतना बड़ा, यही ना होना चाहिए।
ठीक है। अब आप बताइए कि इसको अगर हम लोग F4 बोल के, सुनिए ना, F4 बोल के इसका नाम लिखना चाहें तो ये F4 किसको किसको जोड़ के मिलेगा आपको, इसको और इसको जोड़ के मिलेगा, इसका नाम क्या होगा? तो चलिए थोड़ा जाए कंपोनेंट बताइए। सबसे पहले, एक मिनट, सबसे पहले हम जिसका कंपोनेंट तोड़ रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 6√2 न्यूटन। 6 रूट क्या? 2 न्यूटन, ठीक है। अब देखिएगा इसका कंपोनेंट जो इधर की तरफ टूटेगा, हाँ, तो हम इस 45 से दूर ना जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे sin 45। अच्छा एक और बात है यार, 45 से दूर जा रहे हैं, हम 45 की तरफ भी तो जा रहे हैं, तो हम cos 45 भी लिख सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि sin 45 भी वही होता है जो cos 45 होता है। रुको ना, पहले दोनों तो सेम ही होता है, तो कोई बात नहीं है। हम इस वाले एंगल को रेफरेंस ले रहे हैं और हम इससे दूर जा रहे हैं, तो चलिए हम साइन ही लिख लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं sin 45 डिग्री। हाँ अब बताओ बाबू, अब बताओ, अब बताओ, अब यहां क्या किया जाए, बोलो। इसका डायरेक्शन किधर है? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ना। नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में क्या यूज होता है? माइनस आई कैप। तो बाबू हम यहाँ पे माइनस आई कैप नहीं लिख देंगे? चलिए ठीक है, उसके बाद प्लस। अब हम इसका भी तो नाम लिखेंगे। अब आप बताइए, ये कंपोनेंट तोड़ने के लिए हम 45 डिग्री की तरफ ना घूम रहे हैं, तो जब थीटा की तरफ घूमते हैं तो हम यूज करते हैं कॉस। हम लिखेंगे 6√2 न्यूटन और कॉस कितना डिग्री? 45 डिग्री। लेकिन सुनिएगा, इसका डायरेक्शन किधर है? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, एंड द यूनिट वेक्टर विच इज यूज अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इज -1 है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे क्या बच्चों बताओ जल्दी? -1। क्लियर है? अब आप बताइए sin 45 कितना होता है? 1/√2 होता है जी। तो एक काम करते हैं ना, √2 से इस √2 को काट दें, यानी इससे ये कट जाएगा। अरे तो sin 45 1/√2 होता है, तो क्या हम इससे cos 45 भी कितना होता है? तो इसको हम लोग काट दें, कट जाएगा बाबू। तो माइनस साइन कूद के सामने आएगा, और सामने आएगा तो क्या बचेगा? -6 न्यूटन आई कैप। हाँ माइनस सामने गया। अच्छा ये माइनस भी तो सामने जाएगा, और माइनस कटिए गया है, तो खाली 6 न्यूटन ही ना बच रहा है। तो 6 न्यूटन और क्या बच्चों? जे कैप। इतना हमको मिल रहा है। क्या बोलते हो? अब सुनो बाबू सुनो, हमको नेट फोर्स लिखना है। नेट फोर्स का मतलब हुआ F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, यही तो करना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लिख दे क्या? यहाँ पर लिख दें, इधर जगह बचा लेते हैं, काहे के लिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाएंगे। क्या बोलते हो? तो F1 इज इक्वल टू क्या, मैं इसको 10 न्यूटन और आई, अरे इसका नाम हुआ, हाँ, F नेट का मतलब होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस क्या बच्चों? F4। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं और बताइए F1 कितना है? 10 न्यूटन आई कैप। F2 कितना है? 8 न्यूटन आई कैप प्लस 6 न्यूटन जे कैप। F3 कितना है बच्चों? ये ना रहा आपका F3, और F4 आपका ये रहा, है कि नहीं? तो हमने ये देखा ना कि इन सारे फोर्सेस में कुछ टर्म्स आई कैप वाले हैं और कुछ टर्म्स जे कैप वाले हैं। तो नॉर्मल अलजेब्रा में जैसे नहीं होता है, सारे एक्स वाले टर्म को एक साथ जोड़ लेते हैं, सारे वाई वालों को एक साथ जोड़ लेते हैं, ऐसे ही हम यहाँ भी करेंगे। सारा आई कैप वाला टर्म हम जोड़ेंगे पहले। तो बताओ यहाँ पर हमको क्या मिला? 10 आई कैप। अरे ठीक है, न्यूटन है, 10 न्यूटन आई कैप। यहाँ बताओ कितना? 8 न्यूटन। तो 10 8 कितना हो गया? 18 न्यूटन आई कैप। बोलो। फिर ये -12 हो गया, तो 18 - 12 कितना? 6 न्यूटन आई कैप। और ये -6 हो गया, तो 6 - 6 कितना? हो, इसका मतलब हुआ कि नेट फोर्स का, सुनिएगा, नेट फोर्स का एक्स एक्सिस में कोई कंपोनेंट नहीं होगा। 0 आई कैप आ रहा है। तो 0 आई कैप लिख दें या कि छोड़ दें? छोड़ दीजिए, काहे के लिए 0 आई कैप लिखेंगे। अब आइए सारा जे कैप ढूंढते हैं। तो बाबू जे कैप में तो, अच्छा इसमें तो जे कैप नहीं था, देख ना लो। F1 में तो कोई जे कैप ही नहीं है, लेकिन F2 में जे कैप है। हाँ है, कितना है? 6 जे कैप है। 16 कितना हो गया?
22 जे क्या, अब -6 और फिर से 16 आ गया, यानी 16 न्यूटन जे क्या है, 16 न्यूटन। यानी इन चारों फोर्सेस को, जिसमें एक ये था, एक ये था, एक ये था और एक ये था ना जी, चारों फोर्सेस को जब आप ऐड कर दीजिएगा ना, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, जो नेट फोर्स आएगा, वो कितने का होगा? 16 न्यूटन का। और उसका डायरेक्शन किधर होगा? हाँ, मैंने वो शकल से बच्चों मेरे, वो शकल से फोर्स जो होगा वो कैसा दिखेगा पता है? वो ऐसा दिखेगा, वो फोर्स इधर की तरफ होगा। कितने न्यूटन का? 16 न्यूटन का। आप समझ रहे हैं? मतलब अगर यहाँ कोई एक ब्लॉक होता, क्या होता? कोई भी लकड़ी का टुकड़ा होता, कुछ भी होता, उस पर अगर ये 4 फोर्स लगते हैं, तो इन चारों फोर्सेस की वजह से इस ब्लॉक का मूवमेंट किधर होता है? सिर्फ वाई एक्सिस की तरह। क्लियर है? और नेट फोर्स लगता कितना इस बेचारे पे? 16 न्यूटन का। क्लियर है? तो कंपोनेंट तोड़ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और बार मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वेक्टर्स का क्या भरोसा, वो कभी भी आड़े तिरछे हो सकते हैं, और जब भी आड़े तिरछे होंगे तो हम क्या करेंगे? हम उनका कंपोनेंट तोड़ लेंगे। कंपोनेंट तोड़ते ही सिचुएशन आसान हो जाएगा। चलिए, इस पूरे को आप एकदम बढ़िया से एक बार सरसरी निगाहों से देखिए, और फिर बोलिए, मैं दोबारा भी समझा दूंगा। इसको लिखने का मन कर रहा है? लिखने का मन कर रहा है तो लिख सकते हो, मैं समय दे सकता हूं इस क्वेश्चन को। आज देखिए, आज जो है आप लोग जिनका जैसे कल, लेकिन एक चीज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, वेक्टर छूटा बहुत लोगों का है, लेकिन कल मैंने बुलाया था, आए बहुत कम लोग थे। हैं? ये तुम लोग अपने साथ काहे मजाक करता है? सब लोग कल आया था जिसका वेक्टर छूटा था। ठीक है, आज 4 बजे आइएगा, तो उसमें जितने लोगों का वेक्टर छूटा है, और मैं बता देता हूं कौन कौन सा टॉपिक होगा। ये जो आई कैप जे कैप वाला है ना, ये अगर यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट अगर आपका छूटा है तो आप आ जाइएगा, और हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, ये 2 टॉपिक आज देखेंगे। और आज मैं सारा वेक्टर का लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा, शुरू से लेकर आज तक जितना हमने पढ़ा है ना, आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, सारा मैं आपके ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। आपको मन करेगा तो आप रिवाइज भी कर सकते हैं। चलिए, दोबारा समझाऊं? हाँ हाँ हाँ, ट्रिको 5 बजे होगा। ठीक, ये दोबारा समझाऊं? एक के बार में समझ में आ गया? तुम लोग मजाक करता है। इतना भारी कॉन्सेप्ट एक बार में किसी को कैसे समझ में आ सकता है? एक ही बार में समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तब एक बार घर पे जाके लेकिन वादा करते हो कि ट्राई करोगे? ट्राई करो, समय लगेगा, भले भले एक बार में आंसर ना आए, लेकिन 2 बार 3 बार तुम ट्राई करना, बिल्कुल आंसर आएगा। और अगर फिर भी नहीं आएगा तो मैं इसका वीडियो आज अपलोड कर दूंगा। मत फोटो मत खींचो, फोटो मत खींचो। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से वीडियो में भी देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट। ठीक है, चलिए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आपको वही एंगल देगा जिसके साइन और कॉस की वैल्यू आप निकाल सकें। या तो अब 30 डिग्री देगा, 60 डिग्री देगा, 45 डिग्री देगा, 37, 53 इसलिए देगा क्योंकि हम निकाल सकते हैं। जो हम नहीं निकाल सकते हैं वो कभी भी आपको नहीं देगा, कभी भी नहीं, IIT एडवांस तक में नहीं। ठीक है, आगे बढ़े, बात करेंगे पोजीशन वेक्टर की। तो नाम ही से समझ में आ रहा है कि ये एक वेक्टर है जो क्या बताता होगा? पोजीशन बताता होगा। बोलो बाबू। अब चलो, जैसे मान लेते हैं कि एक पॉइंट है जिसका नाम है O, क्या बोलते हो? हमको इसका पोजीशन बताना है कि ये कहाँ है। पोजीशन का बताने का मतलब यही ना बताना है कि कहाँ है। अरे बोलिए, तो सुनिए, 1 मिनट। पोजीशन बताने के लिए
जितना इंपॉर्टेंट वो पॉइंट है उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है कि किसके रेस्पेक्ट में पोजीशन बताना है। आप समझे नहीं? जैसे अगर किसी को बताना है कि मुहर्रम चौक कहाँ है, बताना है, तो बिना किसी को रेफरेंस लिए हुए तुम मुहर्रम चौक का पता बता सकते हो? तो कैसे बताओगे? तुमको बोलना पड़ेगा कि देखो मुहर्रम चौक जो है वो 3 लालटेन से, अच्छा है जनता सिनेमा वाले चौक से किस डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन में है। अरे बोलिए ना। चाहे एमजेके कॉलेज के नॉर्थ वाले गेट से, अरे नॉर्थ है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में है। अच्छा है स्टेशन चौक से वेस्ट डायरेक्शन में है। अरे यही ना बताओगे? किसी का भी पोजीशन बताना हो तो हम किसी ना किसी को तो पहले रेफरेंस लेंगे ना। अरे बोलिए ना। तो जितना जरूरी पॉइंट होता है उतना ही जरूरी रेफरेंस भी होता है, जिसको हम ऑब्जर्वर भी कह सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट है और यहाँ एक ऑब्जर्वर है जिसका नाम है ए। चलिए यहाँ एक और ऑब्जर्वर है, इसका नाम है बी। चलिए यहाँ एक और ऑब्जर्वर है, उसका नाम है सी। अब बोलिए ना, अल्लू बल्लू कल्लू। तो अगर इससे पूछा जाएगा कि बताओ उसका पोजीशन कहाँ है, तो क्या बोलेगा? बोलेगा उसका पोजीशन वो है, वो। ऐसा ही ना बताएगा? कोई आदमी यहाँ खड़ा हो, उसको उसका पोजीशन बताना, ऐसा ही नहीं इशारा करके बताएगा देखिए वो है। तो इसके रेस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन है उसको हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और हम इसको लिखेंगे ROA और हम इसको पढ़ेंगे पोजीशन। क्या पढ़ेंगे? ऑफ क्या? किसका पोजीशन है? वो ओ का पोजीशन है। ओ विथ रेस्पेक्ट टू ए, विथ रेस्पेक्ट टू ए, दैट इज पोजीशन ऑफ ओ विथ रेस्पेक्ट टू ए। क्लियर है? चलिए इससे पूछा जाए कि बताए इसका पोजीशन क्या है, क्या बताएगा ये? तो बताएगा कि ये रहा, ये पोजीशन रहा, ऐसा करके बताएगा है। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? ROB से। और बताइए इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे बाबू? पोजीशन ऑफ O विथ रेस्पेक्ट टू B। अच्छा क्या लग रहा है, जो पोजीशन वेक्टर ये है वही पोजीशन वेक्टर ये भी है क्या? नहीं है। इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन कुछ और होगा, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन कुछ और है। अरे बोलिए ना। जैसे जैसे ये लड़का जो बैठा हुआ है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये किस डायरेक्शन में बैठा हुआ है? ईस्ट डायरेक्शन में बैठा हुआ है। लेकिन इसके रेस्पेक्ट में ये वेस्ट डायरेक्शन, उसके रेस्पेक्ट में ये साउथ डायरेक्शन में, और इसके रेस्पेक्ट में ये। तो एक ही आदमी का डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन आ रहा है कि नहीं? इसके रेस्पेक्ट में मान लो कि ये 2 फीट पे बैठा हुआ है, तो उसके रेस्पेक्ट में तो 1 ही फीट पे बैठा हुआ है। उसके रेस्पेक्ट में हो सकता है ये 1.5 फीट पे बैठा हुआ हो, मेरे रेस्पेक्ट में हो सकता है ये 5 फीट पे बैठा हुआ हो। तो एक ही आदमी का 75 गो पोजीशन आ सकता है अगर ऑब्जर्वर 75 गो हो। तो बताइए हम सब लोगों के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन डिफरेंट है कि नहीं? अरे बोलिए ना। हाँ ठीक है बाबू, तो यही बात है। अब बताइए इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन ये होगा कि नहीं होगा? तो इसको बोला जाएगा पोजीशन ऑफ O विथ रेस्पेक्ट टू C। ROC को अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिखिएगा? पोजीशन ऑफ O विथ रेस्पेक्ट टू C, ऐसे लिखेंगे हम। चलिए आप अपनी किताब में देखिए ये बात लिखा हुआ है। ठीक हो गया, आगे बढ़े। अब सुनो बच्चों, ये आपका वही X Y और Z वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसमें X इधर है, Y कहाँ है? ऊपर है, और Z दिख इधर रहा है। हाँ दिख इधर है, लेकिन एक्चुअल में कहाँ होता है? जैसे अपने रूम का कोई एक कॉर्नर आप इमेजिन करते हैं ना, तो मान लीजिए कि ये X हो गया, ये क्या हो गया? तो ये जो ये वाला लाइन होता है वही ना Z होता है। ठीक है, तो ये X Y और Z है, सही है। यहाँ एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं X, Y, Z। अच्छा इसका मतलब समझ में आया? मान लो कि यहाँ एक मैंने पॉइंट लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, मान लो यहाँ मैंने पॉइंट लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 2, 1। 5, 2, क्या 1। क्या मतलब हुआ कि अगर आपको यहाँ तक पहुँचना है तो आपको X में चलना पड़ेगा 5, Y में चलना पड़ेगा 2, Y यही ना है, और Z में चलना पड़ेगा। आप नहीं पहुंच गए यहाँ पे। तो उसी तरीके से इसके कोऑर्डिनेट्स हैं X, Y, Z। ठीक है, तो पहले तो ये बताइए कि
यहां तक पहुंचने के लिए आपको x में कितना चलना पड़ेगा? तो x में x ही ना चलोगे। अब यहाँ 5 लिखे होते तो x में बोलते 5 चलना है, y में कितना चलना पड़ेगा और z में कितना चलना पड़ेगा। तो पहले आपको थोड़ा 3D में फील आ रहा है कि ये पॉइंट है कहाँ? ये फील आ रहा है ये पॉइंट एक्चुअली इधर कहीं है। अरे बोलिए ना। चलिए अब हमको इसका पोजीशन बताना है। तो सवाल है कि ऑब्जर्वर तो पता ही नहीं है। अरे जैसे इसका पोजीशन बताना है तो किसके रेस्पेक्ट में पता करना पड़ेगा ना। तो जब कुछ ना दिया रहे तो हम ऑब्जर्वर को कहाँ मानते हैं? ओरिजिन पे। नहीं बोल रहे हो? कुछ ना दिया रहे ऑब्जर्वर अंडरस्टूड है कहाँ है? ओरिजिन पे है। बात समझ रहे हो? उसके बाद हम आराम से पोजीशन वेक्टर बता सकते हैं ये है। अरे यही ना ऑब्जर्वर है जी। तो इसको हम लोग अभी फिलहाल दिखा रहे हैं कैसे? ए से। हालांकि पोजीशन वेक्टर को ए से नहीं दिखाया जाता है, पोजीशन वेक्टर को दिखाया जाता है कैसे? क्या कर रहा हूँ? पोजीशन वेक्टर को दिखाया जाता है आर से ना। तो बोला जाएगा इसको आर ऑफ पी, माने पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू ओ। लेकिन ओ लिखने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है। कुछ चीजें जो अंडरस्टूड हैं उनको लिखने की जरूरत नहीं होती है। बोलो बाबू। ठीक है, तो हम खाली आरपी भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। और आरपी को क्या बोला जाएगा बताइए? पोजीशन ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू ओ। नहीं भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली बस बोल दो दिस इज पोजीशन ऑफ क्या? पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। अब सवाल है कि आखिर इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो सुनो बच्चों, सुनो ध्यान से। कोऑर्डिनेट्स क्या है? x, y, z है। नहीं बोलोगे? x, y, z है। अच्छा, तो इसका मतलब है यहां तो पहुंचने के लिए हमको x में कितना चलना पड़ेगा? x चलना पड़ेगा। तो इस डिस्प्लेसमेंट को मैंने नाम दे दिया है एक्स आई कैप। ये नाम मैंने क्यों दिया है, क्या ये आपको समझ में आया? क्यों दिया है? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड है x यूनिट और डायरेक्शन है x एक्सिस की तरफ। और x एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर यूज होता है वो कौन होता है? चलो ठीक है, तो हम इतना चले। फिर हम इसमें कितना चलेंगे? y। लेकिन इस वेक्टर का नाम क्या होगा? y j कैप होगा ना। और हम इधर कितना चलेंगे? z चलेंगे और इस वेक्टर का नाम होगा z k कैप। आपको नहीं लग रहा है कि ये वाला जो वेक्टर है वो दिस प्लस दिस प्लस दिस करने से मिलेगा? आपको नहीं लग रहा है कि ये और ये सेम ऑर्डर में है? नहीं बोल रहे हो? ये और ये क्या है? और कुछ वेक्टर्स अगर सेम ऑर्डर में हैं तो उनको जोड़ने के लिए क्या किया जाता है? पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से मिला दिया जाता है। तो आपको नहीं लग रहा है दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस वेक्टर? यानी ये जो पोजीशन वेक्टर है वो हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। देखिए ये बक्सा वक्सा मैंने तुमको समझाने के लिए बताया है। मेन बात तो ये है कि अगर एक ऐसा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा, उसका पोजीशन वेक्टर होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। और कैसे आया ये आपको समझ में आ रहा है? ये वाला वेक्टर दिस प्लस दिस ही ना है। दिस का नाम होगा एक्स आई कैप, दिस का नाम होगा वाई जे कैप एंड दिस का नाम होगा जेड के कैप। क्लियर? फिर से बोलो, एक ऐसा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अरे भाई तो बताओ ना, तब इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा? 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस। अरे यही ना होगा? समझ में आ रही है? चलिए ठीक है। ये जब हम लोग मोशन में एंटर करेंगे ना, फिजिक्स का जो मान के चलो कि जो मेन पहला चैप्टर मोशन ही है, उसका सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही पढ़ना है हमको, पोजीशन। ठीक है, वो हमने अभी क्लियर कर लिया। अब आप बताइए इसका पोजीशन क्या होगा? हाँ, तो इसके साथ आई कैप ना लगेगा। दिस विल बिकम -3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस। सही है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है, तो अब हम लोगों ने वेक्टर्स को जोड़ना सीख लिया, इवन वेक्टर्स को तोड़ना सीख लिया टुकड़ों में।
अब हम सीखेंगे कि एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को घटाया कैसे जाता है। इधर देखिए, चलिए इधर सीधा बैठिए तो आप सीधा, ये क्या है ये? यहाँ गाल पर भी हाथ नहीं होना चाहिए। साइंस लेकर टेंशन हो गया है, कितने लोगों को टेंशन हो गया है? चलिए बहुत भयंकर टेंशन लग रहा हुआ है। तो एक आदमी को, और कितने लोगों को साइंस लेकर टेंशन हो गया है? तुम दोनों को भी? अच्छा, तो अगर तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया जाता तो ऐसा नहीं तो पढ़ाई छोड़ देती, तो क्या कौन से स्ट्रीम में आप जाना पसंद करती? आर्ट्स में। तुम क्या खुद की मर्जी से? तो फिर लेकर टेंशन क्यों हो गया है? पढ़ाई हार्ड है? क्या बात करती है? पहली बार तो हमको लग रहा है जिंदगी में तुम लोग कुछ कुछ समझ में भी आ रहा होगा ये क्या चीज है, हम क्यों। अच्छा खैर कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो तुमको। अच्छा, और तुम दोनों क्या आर्ट्स लेना पसंद करते हैं? नहीं, ये तो बात है बाबू, पढ़ाई लिखाई। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको सही में पढ़ाई में मजा आता है? मतलब अगर उनको बोला जाए कि चलो हम तुमको स्विट्जरलैंड घुमा के ले आते हैं, क्या 10 दिन स्विट्जरलैंड घुमा के लाए, कितने लोग बोलेंगे कि नहीं जाएंगे, मेरा क्लास है 10 दिन? तुमको नहीं लग रहा इसका कलंक है? 10 दिन स्विट्जरलैंड को घुमाने ले जा रहा है, हैं? मजाक करता है सर। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ लोग होते हैं। सुनिए ना, पढ़ाई देखिए, मेरा तो यही मानना है कि जिंदगी में कुछ नहीं आता है आपको अगर तो आपको पढ़ना चाहिए। कुछ नहीं आता है, कोई कला नहीं है, तब आपको पढ़ना चाहिए। अदरवाइज कुछ भी आता है तो आपको उस चीज को फॉलो करना चाहिए। मान लीजिए आपको खूब बढ़िया खाना बनाने आता है, बोलिए ना, कुछ नहीं तो कम से कम आप चाय का भी दुकान खोल लीजिएगा, तो कहीं आप ग्रेजुएट चाय वाली नहीं, आप लोग ग्रेजुएट चाय वाले बनिए। अच्छा एगो शायद इधर, अरे इधर एगो खोला है इंटरफेल चाय वाला, ठीक है। पढ़ाई लिखाई तो सबसे लास्ट की चीज है कि हमको कुछ नहीं आता है तो हम पढ़ लिख के जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे। खैर छोड़िए, जाने दीजिए, क्या कर सकते हैं। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, अब हम वेक्टर्स को घटाना सीखेंगे। सुन लो, सीख लो, वेक्टर को क्या करना सीखेंगे कि एक में से दूसरे को घटाया कैसे जाता है। तो सुनिए, वेक्टर्स में, हेलो, वेक्टर्स में सब्ट्रैक्शन नाम का कोई चीज ही नहीं होता है। वेक्टर में सब्ट्रैक्शन नाम का कोई चीज नहीं होता है। मैं कहूं कि स्केलर्स में भी सब्ट्रैक्शन नाम का कोई चीज नहीं है। सॉरी, फिर से बोलता हूं, स्केलर्स में भी सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है। आप ये बात मानेंगे क्या? आप मान लेंगे? कैसे, थोड़ा हमको समझाना तो है। बट सुनो, ये बोल रहा है कि सर जैसे 4 माइनस क्या है, 3 है ना जी, 4 माइनस 3 है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम 4 में से 3 को घटा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में मुझको ऐसा लग रहा है कि हम 4 में -3 को जोड़ रहे हैं। देखिए यहां पर दो रियल नंबर्स कौन कौन से हैं? 4 और -3। आपको पता ना, -3 इज ऑल्सो अ नंबर एंड ऑल्सो अ रियल नंबर। अरे जितना 4 का अपना हैसियत है उतना ही -3 का भी अपना हैसियत है। अरे बोलिए ना। तो हम यहां पर भी दो नंबर्स को जोड़ ही रहे हैं, जिसमें एक नंबर कौन सा है? 4 है, एक नंबर -3 है। लेकिन शॉर्टकट में इसको बोल दिया जाता है कि हम 4 में से 3 को घटा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? हाँ, तो इसमें भी देखा जाए, शांत रहो, इसमें भी देखा जाए तो हर सब्ट्रैक्शन अपने आप में एक एडिशन होता है।
तो स्केलर्स में तो फिर भी हम सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, हम घटाव पढ़ते हैं, वेक्टर्स में हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे। वेक्टर्स में अगर मान लीजिए बाबू आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ए और कौन, बी, और आपसे किसी ने कहा कि आपको करके दिखाना है ए माइनस बी, हम फटाक से करेंगे ए प्लस माइनस बी, ए प्लस माइनस बी। भले दुनिया को लग रहा है कि ए में से बी को घटाया जा रहा है, लेकिन हमको लग रहा है कि ए में माइनस बी को जोड़ा जा रहा है। किसको जोड़ा जा रहा है? ठीक है, चलिए तो ढूंढते हैं ए। हाई देखिए मिल गया ए, अरे यही नहीं है। अब ढूंढते हैं माइनस बी, तो माइनस बी तुमको दिख रहा है, ये तो बी है यार, तो ये बी है तो माइनस बी कहां से आएगा? कहां? कल ही तो मैं बता रहा था, जो कल आए होंगे उनको पता हो, कल आई थी तुम बताओ तो, अगर ये बी है तो माइनस बी के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? पलट देंगे, ये खुद का ही नेगेटिव हो जाएगा, तो पलट ना दो उसको, बताओ ना। अब इसका नया नाम क्या होगा? माइनस बी होगा। करना क्या है? इसको और इसको जोड़ना ही तो है। तो अब भुला जाओ कि ये मार्केट में था, अभी इसको तो हमने पलट ना दिया है। मैंने पहले था ये बी नाम से, अब ये जाना जा रहा है पलटने के बाद माइनस बी नाम से। इसको जोड़ना है तो इन दोनों के बीच का एंगल पता होना चाहिए ना। क्या लगता है ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना है? ए और माइनस बी के बीच का एंगल यही ना होगा, और ये होगा आपका 180 माइनस थीटा। चलिए इन दोनों को जोड़ा जाए। जोड़ने के लिए हम यूज करेंगे लॉ ऑफ ट्रायंगल या फिर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो मुझको लगता है कि यहाँ पर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करना ज्यादा सही रहेगा। तो क्या करेंगे, इसके पैरेलल हम इधर एक लाइन खींचेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन इधर खींचेंगे, और दोनों के कॉमन पॉइंट से होकर गुजरने वाला जो डायगोनल होगा वही ना होगा वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। तो यही ना होगा वेक्टर ए माइनस बी। तुम समझ रहे हो? तो भले हमसे कहा गया था ए में से बी को घटाओ, लेकिन हमने ए में माइनस बी को जोड़ दिया। माइनस बी पता करने के लिए हमने बी को पलट दिया। क्या बोलते हो? तो जब कभी भी फिजिक्स में एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को घटाने की बात आएगी, हम हमेशा यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। सही है बाबू? अब कोई पूछेगा कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड तो हमको आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आपसे पूछेगा कि ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू। अरे दुनिया भले इसको ए माइनस बी बोल रही है, लेकिन हमारे लिए ये भी एक एडिशन ही ना है, तो हम फॉर्मूला भी एडिशन वाला ही लगाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर का मतलब हुआ पहला वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बताइए इसका मैग्नीट्यूड तो यही ना होगा, तो ये ए स्क्वायर। चलिए बी स्क्वायर का मतलब हुआ दूसरे वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो बताइए दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? माइनस भी ना है, मुआ देंगे। वेक्टर का नेगेटिव साइन उसके मैग्नीट्यूड का हिस्सा वो उसके डायरेक्शन का हिस्सा होता है। ये बताया है मैंने। और किसी का छूट गया तो आज आ जाना, वो यूनिट वेक्टर वाले ही कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि वेक्टर का नेगेटिव साइन उसका मैग्नीट्यूड का हिस्सा। मैग्नीट्यूड में इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा? बी ही होगा। अरे मैग्नीट्यूड में ये और ये बराबर नहीं है क्या? डायरेक्शन ना उल्टा हो गया इसलिए माइनस आ गया है। तो मैं पूछूंगा इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तुम लोग माइनस भी बोलेगा। मैग्नीट्यूड कितना है? बी ही है। तो लिखा जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्या, बी स्क्वायर प्लस 2a माइनस होगा। नहीं बोलो बाबू बोलो, आपको माइनस लग रहा है? माइनस कॉस थीटा होगा। हम इसको और इसको जोड़ ना रहे हैं, अरे जोड़ ना रहे हैं। जब जोड़ा जाता है तो जो रिजल्टेंट आता है, देखो ना, तुम मेरी तरफ देखता ही नहीं है, मेरी तरफ भी देख लिया करो कभी कभी। क्या बात करते हो? हमको देखने का पैसा दिए हो तुम? नहीं दिए हो हैं? अच्छा आज देगा इसीलिए नहीं देख रहा था, लाज के मारे। ठीक है बताओ
कितना महंगा पड़ गया मुंह दिखाई ना। मैं कह रहा हूं कि आप भूल जाइए ना कि आप सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज कर रहे हैं। आपके दिमाग में तो ये होना चाहिए कि हम इसको और इसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और एडिशन का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos। हम तो वही लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, इसका मैग्नीट्यूड a और इसका मैग्नीट्यूड b। वेरी गुड। और cos, लेकिन थीटा, तुम इसको और इसको जोड़ रहे हो तो इनके बीच का एंगल ना लिखोगे, 180 माइनस थीटा। और सुनो, जो लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हैं उनको हमने सिखाया है कौन सा क्वाड्रेंट, सब भूल गया सर। हाँ, घूम के पहुंच जाओ सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। याद है ये सब? चलो पहले बाकी लोगों को छाप लिया जाए। ए स्क्वायर प्लस 2ab ना जी। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, तो बताइए सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है। और 180 कहाँ, यहाँ आ रहा है, तो चेंज होगा कि नहीं, नो चेंज। याद है, यहाँ और यहाँ नो चेंज। चेंज तब होता था जब यहाँ और यहाँ आता था। अरे ट्रिक भी बताया था मैंने, देख लो गिर जा रहा है, लेकिन ऐसे रखने से तो नहीं ना कुछ हो रहा है। अरे बोलो ना। तो जो लोग पढ़े उनको पता होगा, जो नहीं पढ़े हैं आज 5 बजे आइएगा, ट्रिगोनोमेट्री में हम यही वाला चीज पढ़ेंगे आज, ठीक है? हाँ, तो बताइए क्या होगा। नो चेंज का मतलब कॉस कॉस ही ना रहेगा, और यहाँ थीटा है तो हम लोग थीटा लिख देंगे। चलिए अब बताइए, ये माइनस साइन सामने आएगा तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों, वो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। और देखो ये याद रखना भी आपके लिए आसान ही है एक तरीके से देखे तो, क्योंकि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होता था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बोलो, तो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। बोलो ना। जैसे ये अगर ए है, ये अगर बी है, तो ए प्लस बी कौन होता, ए प्लस बी तो बच्चों ये ना होता, ये ना होता वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। लेकिन ए माइनस बी कौन है, तो ए माइनस बी ये है। बोलिए जल्दी। चलिए देखिए आपकी किताब में लिखा होगा ये। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है? अच्छा बीच में हम माइनस दे दिए हैं क्या? अच्छा उसको सुधार लीजिए। अच्छा इसीलिए माइनस बता रहे थे, नहीं सुधार लो उसको, गलती उसमें हो गया है। यहाँ शायद हम माइनस दे दिए हैं, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस दे दिए हैं ना, आप इसको सुधार लीजिए। हो गया, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन इन विच इफ वेक्टर a प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b, ऐसा है। और थीटा जो है a और b के बीच का एंगल है, तो आप इन ऑप्शंस में से क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं, सोचिए। a प्लस बी और a माइनस बी बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं? कितने लोगों को लग रहा है कि सर ए होना चाहिए, ए होना चाहिए? ए नहीं। कितने लोगों को लग रहा है कि सर बी होना चाहिए, बी? बी लग रहा है 4-5 लोगों को, ठीक है। सी कितने लोगों को लग रहा है? अच्छा ये सी है, ये डी ना होगा तो हाँ, सी कितने लोगों को लग रहा है ये होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक ठीक। और कितने लोगों को लग रहा है कि ये होना चाहिए डी? तुमको लग रहा है ऐसा? यार सबको कुछ ना कुछ लग रहा है। ए लेकिन किसी को नहीं लगा ना। अच्छा एक बात बताऊं,
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, बोलो ना। कट नहीं जाएगा, ये कट नहीं जाएगा, अरे बोलो ना। और उसके बाद एक काम करो, इस माइनस बी को तुम इधर लेके आओ, माइनस बी को क्या करो, इधर लेके आओ, तो ये क्या बन जाएगा, 2b बराबर कितना, 0। तो यहां से b बराबर आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी कि b एक नल वेक्टर होना चाहिए। b क्या होना चाहिए, नल वेक्टर होना चाहिए। यानी कि वेक्टर b का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए। देखिए 1 मिनट में आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सी बात कह रहा है। ये कह रहा है कि a में आपको कुछ जोड़ना है, नहीं बोल समझे, और a में से आपको कुछ घटाना है, तो बराबर रिजल्ट कब आएगा, जब आप a में से कितना, a में कितना जोड़िएगा, 0 जोड़िएगा। मान लो ये कोई चीज है, कोई भी चीज है, ये इसमें हमको कुछ जोड़ना है और कुछ घटाना है और रिजल्ट हमको सेम चाहिए, तो हम क्या जोड़ेंगे और क्या घटाएंगे। अगर हम मान लो कि चलो 10 में 10 ही है, 10 में से हमको कुछ 10 में हमको कुछ जोड़ना है और 10 में से हमको कुछ क्या करना है, और हम चाहते हैं कि यहाँ और यहाँ सेम चीज आए। तो अगर आप 2 जोड़ दीजिएगा तो क्या आएगा, और 2 घटा दीजिएगा तो 8 आएगा। सेम कभी आ पाएगा, कभी नहीं आएगा। कुछ भी आप 10 जोड़ दीजिए 20 होगा, 10 घटा दीजिए 0 हो जाएगा। बोलिए ना। तो हम यहाँ और यहाँ वो कौन सी चीज रख सकते हैं जिसको रखने से आंसर सेम ही है, तो हम 0 रख सकते हैं। इसके अलावा और कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ रहे हो। तो वो वही बात है कि अगर ए में कुछ जोड़ के और ए में से कुछ घटा के अगर सेम रिजल्ट आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये जो कुछ है ये कुछ और नहीं, कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसमें कुछ था ही नहीं ज्यादा सोचने वाला। ये तो बस ऐसा था कि x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई है, तो x से x काट दीजिए और y इधर आएगा तो 2y इज इक्वल टू कितना, तो y इज इक्वल टू कितना, 0। यानी y कुछ और नहीं 0 होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी रहेगा। ठीक है, बाकी और कोई ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये देखिए, और खाली पहले इतना बताइए कि पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और इस वाले क्वेश्चन में कोई अंतर है कि नहीं, पहले ये बताइए। आखिर सर दोनों तो सेम ही क्वेश्चन है, दोनों सेम क्वेश्चन नहीं है, क्या अंतर है। पिछले वाले क्वेश्चन में वो वेक्टर्स को बोल रहा था कि इक्वल होने चाहिए, अब की बार वो क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। तो बताइए, अच्छा मल्टीपल करेक्ट है, एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकता है, तो बताइए कि कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा। कितने लोग लग रहा है कि सर ए तो सही होना चाहिए, ए सही होना चाहिए, हाथ गिराइए। कितने लोग लग रहा है बी सही होना चाहिए, अच्छा बी भी सही होना चाहिए। कितने लोग लग रहा है कि सी भी सही होना चाहिए, सी सही हो सकता है सर, ठीक है। कितने लोगों को लग रहा है तो डी, माने ठीक है तुम समझ रहे हो ना कि ये सी और ये डी है। ये कितने लोगों को लग रहा है लास्ट वाला भी सही होना चाहिए, तुमको सब सही लग रहा है, अच्छा सी गलत है, लास्ट वाला सही। सबसे पहले हम इसकी चर्चा करें, ये क्या कह रहा है, ए का मैग्नीट्यूड 0 है, नहीं समझे। तो एक काम करो ना, इस चीज को पुट करके देखो तो सेटिस्फाई हो पा रहा है कि नहीं इक्वेशन। तो ए का मैग्नीट्यूड 0 है तो बचेगा अकेला क्या, बी है ना बचेगा। इधर ए का मैग्नीट्यूड 0 है, हम ऑप्शन नंबर ए को चेक कर रहे हैं, तो माइनस बी। क्या बच्चों, बी का मैग्नीट्यूड वही होता है जो माइनस बी का मैग्नीट्यूड होता है, वही होता है क्या, बी या माइनस बी का मैग्नीट्यूड सेम होता है। इसका मतलब ये सही है। अगर सही में ए 0 हो जाए ना, अरे ए क्या हो जाए, तो ये चीज इसके बराबर हो जाएगा। नहीं समझे आप, अरे बोलो ना। अगर हम इस ए को 0 कर दें तो सही में 0 प्लस बी तो खैर बी ही ना होगा, 0 माइनस बी होगा। सही में बी और माइनस बी का मैग्नीट्यूड सेम होता है, हम जानते हैं, यानी कहीं ना कहीं ये ऑप्शन ठीक है। चलिए बी नंबर ऑप्शन को एक बार हम लोग चेक करते हैं, बी नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं।
जल्दी करिए, समय लगभग खत्म ही हो गया है। तो अगर हम इसकी जगह पे 0 डाल दें और इसकी जगह 0 डाल दें तो इसमें क्या बचेगा? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। और यहाँ बी की जगह 0 डाल, क्या वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है? तो सेम ही चीज है, तो बराबर तो होगा ही। बी वाला ऑप्शन भी सही है, ये दोनों ऑप्शन सही है। अब बात होगी एंगल की, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं ए या बी दोनों में से कोई 0 ना हो, दोनों कुछ कुछ हो, तब दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाए कि ए प्लस बी और ए माइनस बी सेम रहे? तो सुनो, घबराओ मत बच्चों, पहले तो ये बताओ कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड होता कितना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos थीटा होता है। और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है? प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर करिए बोथ साइड, तो ये खत्म हो गया। अब इधर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, इधर मिलेगा आपको 2ab cos थीटा और माइनस 2ab cos थीटा। अभी 2ab से 2ab भी कट जाएगा। हालांकि cos थीटा से cos थीटा भी मत कटा देना, क्योंकि तुमको थीटा ही ना निकालना है, जो चीज निकालना है उसी को थोड़े कटा देंगे। तो इधर में क्या बचा है? cos थीटा, और इधर में क्या बचा है? माइनस cos थीटा। अब इस माइनस cos थीटा को इधर बुला के लाएं तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी बाबू cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 0। तो थीटा बराबर कितना? 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री रहा ना बच्चों, तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्या आप इसको ज्योमेट्रिकली देखना चाहेंगे? आप नहीं भी चाहेंगे तो मैं बताऊंगा। ये देखिए, क्या नाम है इसका? ए। इसका क्या नाम है? बी। तो ये क्यों कौन होगा? ये होगा ए प्लस बी। अरे होगा क्या? अब हमको चाहिए ए माइनस बी, तो ए माइनस बी चाहिए तो इसको पलट दिया जाए। तो क्या ये माइनस बी है? काहे ऐसा लग रहा है तुम लोग बोल नहीं रहे? ये माइनस बी है। तो ये माइनस बी के लिए अब हमको इसको और इसको ना जोड़ना पड़ेगा। तुमको नहीं लग रहा है कि ये ए माइनस बी हो गया? क्या लगता है ए प्लस बी और ए माइनस बी सेम है क्या? नहीं, नहीं। ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या लग रहा है सेम है क्या? नहीं। क्यों सेम नहीं है? डायरेक्शन सेम ना होने की वजह से। हम नहीं बोलेंगे कि ए प्लस बी बराबर है ए माइनस बी के, लेकिन क्या ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड अब ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड सेम है? ये सेम होगा, क्योंकि देखो ना, लंबाई और चौड़ाई जितना यहां है उतना ही लंबाई और चौड़ाई यहां भी है कि नहीं? तो जितना डायगोनल ये होगा उतना ही डायगोनल ये होगा कि नहीं? यानी ए और बी के बीच का एंगल कितना हो जाए? 90 डिग्री। तो बच्चों ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। आप नाप के देख लीजिएगा, ये सेम आएगा। क्या बोलते हो? तो ये कंडीशन फुलफिल 3 केस में हो सकता है, या तो ए ही 0 हो जाए, ना तो बी ही 0 हो जाए, और अगर दोनों में से कोई एक 0 नहीं है तो फिर थीटा कितना होना पड़ेगा? 90 डिग्री। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलिए, तो आपका वेक्टर छूटा है तो कितने बजे आना है? 4 बजे, ठीक है। और ट्रिगोनोमेट्री छूटा है तो आना है 5 बजे, और जिनका दोनों छूटा है वो आएंगे 4 बजे। नहीं समझ में आया? हाँ, ठीक।